नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। 3 अहम खबरें लेकर आपके सामने फिर से आ गए। सबसे पहले आज बात करेंगे जोड़ने की बात और तोड़ने का खेल। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभी को साथ लेने का मंत्र बीजेपी के लोगों को दिया, वो जमीन पर जो उनके सिपाही हैं उन तक पहुंचा नहीं। एक खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ उसका आर्थिक बॉयकॉट की, लेन देन की मनाही, विशेष रूप से उस पूरे समुदाय विशेष को अलग थलग करने की कस्में खाई जा रही हैं और उसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं। उसके बाद बात करेंगे एनकाउंटर में जो अतीक अहमद का बेटा है वो आज मार गिराया गया, उसकी पूरी कहानी की, उसका पूरा जो इनसाइड स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अतीक का परिवार जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर ये आपके लिए जानने में भी बड़ा मजा आएगा, देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री के पास कितना पैसा है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वो खबर भी आपके पास लेकर आएंगे। एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, उसके मुताबिक क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर बार बार बात यही हो रही है कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा सबका साथ सबका विकास, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बच्चों के बीच विवाद ऐसा हुआ, इतना बढ़ गया कि उसने सांप्रदायिक रंग ले लिया और उस पर जमकर सियासत हो रही है। बच्चों की लड़ाई में बीते शनिवार को पहले 2 समुदाय के बीच में हिंसा हुई और उसके बाद एक व्यक्ति, भुवनेश्वर साहू नाम के एक व्यक्ति की हत्या हो गई। 3 पुलिस वाले भी हिंसा में घायल हुए और अगले दिन 2 और शव मिले जो कि दूसरे समुदाय से थे। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ के बंद का आह्वान किया और जगदलपुर में कुछ समुदाय विशेष, सीधा सीधा कहें तो मुसलमानों और जो क्रिश्चियन हैं, उनके खिलाफ आर्थिक बहिष्कार करने का संकल्प लिया। लोगों को संकल्प लेते दिखाई पड़े। जो आग लगी है उसे बुझाने की जगह उसमें घी का और काम करते हुए दिखाई पड़े। कहा यह जा रहा है कि किसी तरह की खरीद फरोख्त जो है मुसलमानों और क्रिश्चियन से ना करें। इस संकल्प का वीडियो सामने आया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद, एक जिला अध्यक्ष, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और राज परिवार के सदस्य भी शामिल दिखाई पड़े। सबसे पहले मैं जरा आपको वो वीडियो सुनवाता हूं कि किस तरीके से समाज को बांटने का, विभाजन का ये पूरा वीडियो सामने आया है। मुकेश चांडक, आप अपने नाम लेंगे सभी। आज की पूर्ण रूप से गैर हिंदू दत्ता, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो, मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं। अब आप सोच के देखिए, इस देश का संविधान जब किसी के खिलाफ भी इस तरीके के किसी भी काम को, उसके खिलाफ इस तरीके के बहिष्कार को या भेदभाव को कानूनन तौर पर नहीं मानता और उसके खिलाफ कई कानून भी हैं, उसमें देश की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इस तरीके से सड़क पर जाकर लोगों को शपथ दिला रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब यह वीडियो सामने आया और इस पर बवाल हुआ तो बीजेपी के प्रवक्ता केदार कश्यप ने सामने फटाफट आनन फानन में आके बयान दिया और कहा कि नहीं, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पहले उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवा देता हूं जरा मैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, उस पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया भी है। और ये किसी का व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है मामला, लेकिन मुझे जो जानकारी है, हमने भी बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग की ऐसा कोई मंशा नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की मांग पार्टी के द्वारा की जाएगी? नहीं, देखिए, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। मतलब और पार्टी के माध्यम से सर किया और पार्टी के
वरिष्ठ नेताओं और जिलाध्यक्ष ने इस बात को सीधा सीधा अस्वीकार किया है, तो कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता। ये जो खेल है ना कि पहले इस तरह की बात कीजिए और उस बात को करने के बाद कह दीजिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कब तक इस तरीके से पल्ला झाड़ा जाएगा। और उसमें दो सवाल उठते हैं। एक तो बीजेपी का, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरीके से विभाजन की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक की तस्वीर हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आपको मार्क करके भी दिखा रहे हैं, कौन नेता क्या ये किस पद पर है। तो अगर ये लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो बीजेपी कैसे कहती है कि भाई हम इससे अलग हट रहे हैं। और दूसरा, छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर एक्शन लेगी क्या। खुलेआम इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, लोगों के खिलाफ भेदभाव की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही, यह भी एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने आज एक रिएक्शन जरूर दिया, क्या कहा ये सुन लीजिए। 2 बच्चों के झगड़े में ये मौत हुई और मौत दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके आड़ में राजनीति रोटी सेकने की कोशिश और लव जिहाद की बात करते हैं। होते रहेगी, इसके लिए अलर्ट की आवश्यकता बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसको रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, केवल शासन प्रशासन से नहीं हो सकता, समाज की जिम्मेदारी है। और साहू समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत संयम से काम लिया और जो सही चीज़ है उसको सामने ला कर रखा और हम लोगों को बताया और हम लोगों ने उस पर कार्रवाई भी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति कर रही है। दुखद है जिस तरीके से एक मुद्दे को इस तरीके से विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, सवाल यही उठता है कि सरकार क्या इन लोगों पे एक्शन लेगी, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का क्या सिर्फ ये कह देना, हाथ पल्ला झाड़ लेना कि हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे चल जाएगा काम। देखिए अंकित, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में मुसलमानों की आबादी 4 से 5% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी ये कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले जो कबीरधाम में हिंसा हुई थी उसके बाद कोरबा, सरगुजा ऐसे 2 जगहों पर ऐसे ही शपथ दिलाई गई थी, उस वक्त भी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब जगदलपुर में ये शपथ दिलाई गई किस दिन, जिस दिन विश्व हिंदू परिषद और उसकी अनुषंगिक इकाइयों ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बेमेतरा जा रहे थे और वहां पर उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था और उस बंद का व्यापक असर भी देखा गया था। जगदलपुर में अमागुड़ा चौक पर बीजेपी के सारे नेता जुटते हैं विश्व हिंदू परिषद के साथ, जो शपथ दिलवा रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद के ही हैं। लेकिन अब बीजेपी का ये कहना कि हमें पता नहीं था और अचानक से ये हो गया, और इसीलिए केदार कश्यप ने तो साफ कहा है, पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि कार्रवाई का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हमारा कार्यक्रम नहीं था। तो ऐसे कार्यक्रम में आपसे कोई भी शपथ दिलाई जाएगी और आप उस शपथ को ले लेंगे और बाद में कह देंगे कि हमारा कार्यक्रम नहीं था, इसलिए कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता। ये एक सवाल बीजेपी से है। दूसरा सवाल सत्तारूढ़ कांग्रेस से है। जैसा मैंने बताया कि पहले भी मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस मामले में भी ये वीडियो वायरल है, सोमवार का वीडियो है। आज कांग्रेस के तमाम नेता, प्रियंका गांधी खुद जगदलपुर में थी, बस्तर का एक संभाग मुख्यालय है वहां पर आए हुए थे, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, जबकि कई शिकायतें पुलिस के पास इस मामले में पहुंची हैं। और ये सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, इससे दूरगामी असर पड़ते हैं, लोगों के बीच में अविश्वास पैदा होता है, कुछ लोग बरगलाकर इस तरह की हरकतें करनी शुरू करते हैं और ये कानून के, देश के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक बार फिर से जरा ये वीडियो चलाना चाहता हूं, ये समझाने के लिए कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति जो हम दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद, एक जिम्मेदार पार्टी के होने के बावजूद, प्रधानमंत्री के कई बयानों के बावजूद, किस तरीके से राजनीति चमकाने का खेल जो है, एक किसी मुद्दे को विभाजनकारी बनाने का खेल जो है, वो बदस्तूर जारी है। फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो, मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं अब एक निवेदन और है, हम हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धार्मिक चिन्ह, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो, मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं अब एक निवेदन और है, हम हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धार्मिक चिन्ह। तो ये पूरा
राजनीति की रोटियां सेकने का जो खेल है कितना विभाजनकारी, कितना खतरनाक हो सकता है, ये किसी भी सब पार्टी को समझना चाहिए, और वो भी खासतौर से उस पार्टी को जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। तो क्या ये मैसेज जो है ये जमीन पे उनके कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि नेता जो हैं वो इस तरह के आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पसमंदा मुसलमानों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए जोर दिया था। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री ईस्टर पर दिल्ली के एक चर्च में पहुंचे, क्रिश्चियन से जो थे ईसाई धर्म के लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की। प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं को साफ संदेश था कि आप उन तक भी पहुंचे जो हमें वोट नहीं देते हैं। अगर आपको वोट नहीं मिलता तब भी आपकी जिम्मेदारी है बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते कि आप वहां तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया था, और फिर सवाल यही है कि यह नारा क्या कार्यकर्ताओं तक पहुंच नहीं रहा या जानबूझ के इसकी अनदेखी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतीक अहमद के बेटे असद को एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में मार गिराया। ये 5 लाख का इनामी बदमाश था और साथ ही साथ जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें आरोपी था। अब अतीक अहमद का जो बेटा है उसको आज उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी जो है गुलाम शूटर जो है उसके साथ यूपी की एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बताते हैं कि हुआ क्या क्या। जब सुबह एसटीएफ इसकी जानकारी मिली इस इलाके में जहां पे झांसी में छुपे हुए थे, कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद का काफिला यहां से गुजरा था, तो ये लोग चाहते थे कि वहां पर हमला करके अतीक अहमद को छुड़ा लिया जाए। 48 घंटे से लगातार ये एसटीएफ के रडार पर था, इसकी टेक्निकल सर्वेलेंस चल रही थी, और यह भी बताया गया कि जब वहां पे पुलिस पहुंची और उन्होंने इसको ललकारा तो 40 राउंड गोलाबारी हुई। 12 पुलिसकर्मियों की टीम जो थी वो एनकाउंटर में शामिल थी। इस पुलिस का कहना है कि ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि असद अतीक के काफिले पे हमला कर उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। एनकाउंटर के बाद इस पे राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन पुलिस ने यह भी बताया कि पहले इन्हें ललकारा गया। इनके पास 2 विदेशी हथियार, 2 पिस्टल दोनों के पास मिले हैं। एक के पास एक रिवॉल्वर, एक के पास एक पिस्टल, दोनों के पास विदेशी हथियार थे। और यह भी बताया गया कि असद जो है वो इस फिराक में था, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे गुलाम बैठा हुआ था। जब पुलिस ने ललकारा तो गुलाम ने पलट के फायर किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मारे गए। आपको बता देते हैं कि उमेश पाल एनकाउंटर में ये व्यक्ति, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उस हत्याकांड में ये शामिल बताया जा रहा था, और उसका अब करीब 2 महीने बाद एनकाउंटर में इसको मार गिराया गया। एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग भी की। जो एनकाउंटर के डिटेल्स थे वो हमने आपको बताया किस तरीके से 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस एनकाउंटर को लगातार अंजाम दिया। 48 घंटे तक इनको ढूंढते रहे। इन पुलिसकर्मियों में 2 डिप्टी एसपी, 2 एसआई शामिल थे, और एनकाउंटर में जैसे मैंने आपको बताया करीब 42 राउंड फायर किए गए। अब कहां छिपा था असद, जो हमें सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, पहले उससे पहले मैं आपको जरा बता देता हूं। ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो था अतीक अहमद का परिवार। अतीक अहमद के जो परिवार है उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपको बताते हैं अतीक अहमद और उनकी बेगम आपको दिखाई पड़ रही है शाइस्ता परवीन, इनके ऊपर भी 50,000 रुपए का इनके ऊपर भी एक इनाम है। 5 बेटे हैं अतीक अहमद के, जिसमें से 2 लड़के बताया जा रहा था जो पहले गैंग संभालते थे जब अतीक अहमद, जो बड़े 2 लड़के हैं, अंदर थे जेल में। इन दोनों को पुलिस ने इस वक्त इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये जेल के अंदर हैं। तीसरा बेटा था असद, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब 2 और बेटे हैं, एहजान और अजान, दोनों जो बेटे हैं ये नाबालिग बच्चे हैं। इनके लिए एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई कि इनको पुलिस ने रख लिया है अपने पास, इनको मिल नहीं पा रहे हैं परिवार को। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अतीक अहमद के साथ में एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, वो उनके भाई हैं अशरफ, जो उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं और लगातार ये अतीक के साथ ये दूसरी जेल में हैं। इनको बार बार पेशी के लिए लेके आया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कहां पर ये छुपा हुआ था, कैसे इस तक पहुंची पुलिस। सूत्रों के हिसाब से उमेश पाल की हत्या के बाद असद लखनऊ पहुंच गया था। लखनऊ से वो फिर कानपुर पहुंचा।
कानपुर पहुंचने के बाद वो कानपुर से मेरठ आया। मेरठ में एक हफ्ते तक रुका रहा, छुपा रहा। मेरठ से वो दिल्ली के संगम विहार इलाके में आया। दिल्ली से वो काफी दिन दिल्ली में रुका और फिर दिल्ली से वापस उत्तर प्रदेश झांसी पहुंचा। झांसी से मोटरसाइकिल लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था जब ये एनकाउंटर की घटना अंजाम दी गई। तो अब कुल मिलाकर पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कौन कौन लोगों ने इसका साथ दिया, इसका समर्थन किया और ये कहां-कहां किसके घर में छुपा रहा। अब ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में जब भी कुछ होता है तो उस पर राजनीति जो है वो हावी हो जाती है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने ही इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। इसका जवाब हमने कुछ देर पहले बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल से लिया। कुछ देर पहले उनसे बात की। हम जब ये आरोप बताए गए कि इस तरीके से विपक्ष लगा रहा है तो उनका जवाब क्या था, वो भी सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी मायावती जी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने इसको हत्या बताया और अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर है। नहीं, क्या दोनों लोग हम मौके पर थे जब ये घटना हो रही थी? उन पुलिस की टीम की बहादुरी को सोचिएगा और उस तमाम 48 दिनों से तमाम सैकड़ों लोगों की रात दिन की मेहनत के बाद ये परिणाम निकल कर के आया है और लोग अपने घरों पर बैठ के ट्वीट करके पुलिस की उस मेहनत को जो है उनका मनोबल गिराते हैं। मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है जो ये बयान आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे एयरफोर्स के लोगों ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी कुछ लोगों ने वहां की लाशों की संख्या और वीडियो मांगे थे। तो ये होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इस सिद्धांत पर चाणक्य ने कहा था कि लोग बयानबाजी करेंगे और गठबंधन भी किया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सारे नेताओं के इस हत्याकांड के बाद बयान आ रहे थे कि गाड़ी पलटा देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके का एक राजनीतिक माहौल बनाया गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि पहले से ही मन बना लिया था कि एनकाउंटर में ही मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उमेश पाल की हत्या के कई अभियुक्त पकड़े गए हैं, वो मारे नहीं गए, उनको जेल भेजा गया है। 120 वालों को कईयों को जेल भेजा गया है। असद पर और ये जो दूसरा है जो अपराधी मरा है ये, और अतीक अहमद या बाकी लोगों पर 50 मुकदमे विभिन्न उत्तर प्रदेश के अदालतों में विचाराधीन है। ये कहीं भी जाकर के आत्मसमर्पण कर सकते थे क्योंकि इनका लॉ एंड ऑर्डर में कोई विश्वास ही नहीं है। तो ये थी राजनीतिक रशाकशी जो चल रही है इस एनकाउंटर के ऊपर। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बताएंगे कि आपके राज्य में जो आपके मुख्यमंत्री हैं जिन्हें आपने चुन के भेजा है वो अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में है या गरीब वालों में, ये बता रहे हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आपको बताते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संस्था है जो राजनीतिक और राजनेताओं पर ध्यान रखती है, उनके कितने पैसे हैं, क्या उनके एसेट्स हैं, उस पर उन्होंने एक लिस्ट निकाली कि देश के अंदर कौन सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं और कौन गरीब मुख्यमंत्री हैं। तो आपको बताते हैं कि 5 सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन कौन हैं। वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एडीआर के मुताबिक 510.38 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। पेमा खांडू नंबर 2 पर आते हैं, इनकी संपत्ति जो है 163.50 करोड़ की है, अरुणाचल के मुख्यमंत्री। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री की 63.87 करोड़ की संपत्ति है। वहीं नेफ्यू रेऊ जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं वो चौथे नंबर पर हैं, उनकी संपत्ति 46.95 करोड़ है। और एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी जो संपत्ति है वो 38.39 करोड़ रुपए है। अब ये तो सबसे 5 अमीर हो गए। 5 गरीब मुख्यमंत्री कौन से हैं? सबसे मतलब गरीब से मेरा मतलब है मुख्यमंत्रियों की इस पूरी फहरिस्त में
ममता बनर्जी सबसे कम उनके पास मुख्यमंत्रियों में पैसा है। उनकी संपत्ति जो है 15.38 लाख की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। पिनराई विजयन केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी संपत्ति 1.18 करोड़ रुपए की है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। 1.27 करोड़ की संपत्ति इनकी है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं, 1.47 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनकी जो संपत्ति है वो 1.54 करोड़ की है। पांचवें सबसे गरीब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सबसे ज्यादा लोग भी यहीं रहते हैं। तो अब ये पूरी लिस्ट जो है वो एडीआर की वेबसाइट पर भी है, हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी। तो देख लीजिएगा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनकी संपत्ति कितनी आंकी गई है और कौन सबसे अमीर कौन सबसे गरीब, ये हमने आपको बता ही दिया। अब अगली बार शायद इससे आप ध्यान कर पाएं, जब आपको बताया जाता है कि हम गरीबों की बात समझते हैं, तो अमीर वाले मुख्यमंत्री गरीबों की बात कितनी समझते हैं, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।